हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की बुक प्रूडेंस की सेकंड पोइम ऑन टाइम बाय जॉन मिल्टन की स्टडी करेंगे। जॉन मिल्टन was considered one of the greatest English writer, poet, historian, pamphleteer। और इनकी सबसे जो अक्लेम्ड और सबसे जो वर्ल्ड फेमस जो पोइम है वो है पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट जो है इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोइम इन इंग्लिश। यहाँ आपके सिलेबस में जो पोइम है ऑन टाइम, ये इसके अंदर मिल्टन जो है वो अपने समय को एक एंटिटी मानते हुए, एक सत्ता मानते हुए उसको संबोधित करते हैं और अपने समय से असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट किस कारण से है? वो अपने समय को एनवियस टाइम कहते हैं। और एनवियस टाइम का मतलब ईर्ष्यालु समय का मतलब उस समय के लोग ईर्ष्यालु थे। और ईर्ष्यालु होने के साथ साथ में वो इन सभी बुराइयों को इसी के अंदर वो घनीभूत करते हुए कहते हैं कि वो समय जो था उसमें जो लोग थे वो दुष्टता करते थे, बदमाशी करते थे, अपराध बढ़ गए थे। इसलिए वो चाहते थे कि ये जो समय है ये बुरा समय है और ये जल्दी से चला जाए, ये भाग जाए। ये उसी समय को संबोधित कर रहे हैं और उसके स्थान पर एक अच्छा समय आ जाए। उनको पता है कि वो कहते हैं कि ये समय जाने के बाद ही एक अच्छा समय आएगा और एक ऐसा समय आएगा जिसके अंदर ट्रुथ, पीस एंड लव ये प्रिवेल करेंगे। लोग जो हैं वो इन तीनों गुणों से युक्त होंगे और इन तीनों गुणों से युक्त होने से हम भगवान के ज़्यादा समीप होंगे इटर्निटी से। और अमरता से ज़्यादा संबंधित होंगे। ऑन टाइम जो है वो 22 लाइन की पोइम है। ये कंप्लीट एक सिंगल स्टेंजा है और इसके अंदर राइमिंग स्कीम है वो इस तरह से है: A B C D D C E E F F G G H H I I J K K J। ये इसकी राइम स्कीम है। Reader should note that while Milton uses a variety of ending sounds in this work, अलग अलग तरह की जो साउंड्स है उसको काम में लिया गया है और उन्होंने वापस कई चीज़ों को रिपीट भी किया है। और इससे क्या होता है कि एक यूनिफाइड इफेक्ट आता है कि पूरी पोइम जो है यूनिफाइड है, एक साथ जुड़ी हुई है। स्ट्रक्चर जो है इसका एक साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंदर जो बेसिक जो दो अलग अलग पार्ट में ये पोइम चलती है, दो अलग अलग भावनाओं पे, उसको भी ये क्लेरिफाई करती है। हम इस पोइम को एनालाइज करते हैं। फ्लाई एनवियस टाइम टिल thou run out thy race, call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plummet space, and glut thyself with what thy womb devours। पहली लाइन से फ्लाई एनवियस टाइम, कवि यहाँ पे टाइम को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने समय को संबोधित करते हुए कहते हैं, टाइम को उन्होंने एक एंटिटी मान लिया है, एक सत्ता मान लिया है और अपने समय से असंतुष्ट उसको कहते हैं कि फ्लाई का मतलब यहाँ पे चले जाओ, गो अवे, उड़ जाओ। एनवियस टाइम यानी ऐसा समय जो जबकि लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, तो ईर्ष्यालु समय तुम यहाँ से उड़ जाओ। तो समय को ईर्ष्यालु इसलिए कहा है क्योंकि उस समय लोग जो हैं वो अवगुणों से ग्रसित थे और उनके अंदर ईर्ष्या, स्वार्थ और दूसरे अनेक अवगुण जो हैं व्याप्त थे। तो वो उस कवि ने इस सब का कारण उस समय को बताया, इसलिए कवि ने कहा है एनवियस टाइम। तो ईर्ष्यालु समय, उड़ जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम्हारी रेस पूरी न हो जाए, जब तक कि तुम्हारी रेस, तुम्हारी दौड़ समाप्त न हो जाए। रन आउट का मतलब पूरा होना, समाप्त होना। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग अवर्स, कॉल ऑन का मतलब होता है आग्रह करना, अपील करना। तो यहाँ पे आग्रह किया है, अपील करते हुए कहते हैं कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग अवर्स, यानी सुस्त भारी कदमों वाले घंटे। तो यहाँ पे लेज़ी इसलिए कहा है क्योंकि उस समय लोग जो हैं अपना समय व्यर्थ के कार्यों में और बर्बाद कर रहे थे
और लीड एक भारी धातु होती है, तो यहाँ ऐसे भारी होने से मतलब है स्टेपिंग आवर्स का मतलब ऐसे ऐसा समय जो अलग अलग क्षणों में व्यतीत होता है। तो कवि कहते हैं कि अपने सुस्त भारी कदमों वाले घंटों से आग्रह करो, उनसे अनुरोध करो। किस लिए अनुरोध करो? हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लूमेट स्पेस। और उसकी स्पीड के बारे में कहा गया है कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। कैसी स्लो है? प्लूमेट स्पेस के यानी पेंडुलम के समान बहुत धीमी है, प्लूमेट स्पेस है। बुरा समय जो है वो अत्यंत मुश्किल से निकलता है, इसलिए वो समय जो है बड़ा स्लो प्रतीत हो रहा है, धीरा प्रतीत हो रहा है। उसी को कवि ने यहाँ तुलना करते हुए कहा है कि बहुत भारी और भारी पेंडुलम के समान उसकी गति धीमी है। तो वहाँ से इसकी तुलना की गई है। तो कवि कहते हैं कि बुरे समय तुम अपनी सुस्त चाल को तेज करो, तुम्हारी चाल बहुत सुस्त है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वूम डिवोर्स। एंड ग्लट दाई सेल्फ यानी अपने आप को भर लो। ग्लट का मतलब होता है खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, ठूस कर खाना। तो अपने आप को ठूस कर, लालच पूर्वक, ईट ग्रीडीली, काफ़ी मात्रा में तुम अपने आप को भर लो, दाई सेल्फ विद वॉट दाई वूम डिवोर्स। और जो भी तुम्हारे यहाँ, वूम का मतलब स्टोमक से है, पेट से है, यानी तुम्हारे पेट में जो कुछ भी जा सके, तुम जो कुछ भी निगल सको। डिवोर्स का मतलब निगलना, जल्दी जल्दी निगलना। तो तुम जो कुछ भी निगल सको, यानी यहाँ जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन सब बुराइयों को तुम निगल लो, अपने में समाहित कर लो। देन विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वेन। और ये जो चीज़ें हैं जिसको तुम निगलोगे, ये कुछ भी नहीं है। विच इज़ नो मोर, ज़्यादा कुछ नहीं है, देन व्हाट इज़ फॉल्स एंड वेन। ये सब झूठी चीज़ें हैं, यानी झूठा दिखावा है, झूठा दम्भ है। और वेन है, व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये सब जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये झूठ और ये ईर्ष्या, दिखावा और परस्पर शत्रुता, इन सब को तुम निगल लो। ये सब फॉल्स एंड वेन है। एंड मियरली मॉर्टल ड्रोस, और केवल नासवान ड्रोस है। ड्रोस का मतलब होता है निकृष्ट, घटिया चीज़ें। तो ये सब घटिया चीज़ें हैं जिसका वर्णन अभी ऊपर करके जो अवगुण हमने बताए, ये सब मॉर्टल ड्रोस हैं और कुछ भी नहीं है। इनको निगल लो। इससे हमारा जो है, आगे हम देखते हैं कि सो लिटिल इज़ आवर लॉस, सो लिटिल इज़ दाई गेन। और इससे हमारा बहुत कम नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सो लिटिल इज अवर लॉस का मतलब हमारा इससे कोई नुकसान नहीं है। सो लिटिल इज दाई गेन, और इससे कोई तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं होना, यानी ये किसी काम की चीज़ें नहीं हैं। और ये जो है, इनको तुम निगल लो। नेक्स्ट देखिए, फोर when is each thing bade thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall overtake us as a flood. For when is each thing bade thou hast entombed, यहाँ से देखिए, क्योंकि, फोर का मतलब है यहाँ पे क्योंकि, when is each thing bade thou hast entombed। entombed का मतलब होता है बरीड या दबा देना, दफना देना। कवि कहता है क्योंकि जब हर एक बुरी चीज़ जब तुम दफन कर दोगे, हर एक बुराइयां जो है वो तुम दबा दोगे, नष्ट कर दोगे। एंड और लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, और अंत में तुम अपने आप को भी, अपने स्वार्थी रूप को भी समाप्त कर दोगे। कंज्यूम कर देना का मतलब फिनिश कर देना, समाप्त कर देना। यानी अपना ये जो बुरा समय है, इसको भी तुम, अपने इस लालची समय को भी समाप्त कर दोगे, यानी संसार से लालच को समाप्त कर दोगे। तो क्या होगा? देन लॉन्ग इटर्निटी शेल ग्रीट अवर ब्लिस। और तब लॉन्ग इटर्निटी, लॉन्ग इटर्निटी का मतलब हो गया है लंबे समय तक, अनंत समय तक रहने वाली इटर्निटी। ऐसा समय जो कभी समाप्त नहीं होगा। और ऐसा समय आएगा, इटर्निटी जो आएगा, अमरता आएगी। शेल ग्रीट अवर ब्लिस, वो हमारे आनंद को, आनंद का स्वागत करेगी। ग्रीट का मतलब स्वागत करना, वेलकम करना, और ब्लिस का मतलब प्रसन्नता, आनंद। तो कवि कहते हैं
कि जब तुम अपनी सभी बुराइयों को दफन कर चुके होंगे और अपने लालच को, अपने आप को भी समाप्त कर चुके होंगे, उस समय लंबे समय तक रहने वाली ये अनंतता या अमरता जो है, प्रसन्नता पूर्वक हमारे यहाँ पे उपस्थित हो जाएगी विद एन इंडिविजुअल केस, और हर एक व्यक्ति के लिए ये उपस्थित हो जाएगी। ये जो इस प्रसन्नता का जो प्रेम है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहेगा विद एन इंडिविजुअल केस। एंड जॉय शेल ओवरटेक अस एज ए फ्लड, और जॉय यानी जो आनंद है वो हमें फ्लड की भांति यानी बाढ़ की भांति हमें पूरी तरह से आवृत कर लेगा, ढक लेगा, हमें डुबा देगा, अभिभूत कर देगा, हम आनंद में डूब जाएंगे। When everything that is sincerely good and perfectly divine, कवि कहते हैं कि जब प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, जो वास्तव में अच्छी है, सिंसियरली गुड है, वास्तव में अच्छी है, एंड परफेक्टली डिवाइन, जो पूरी तरह से देवीय है। यहाँ पे पूरी तरह से देवीय का मतलब हो गया ऐसे गुण जो देवताओं में पाए जाते हैं, यानी ऐसे गुण, ऐसे मानवीय गुण जिनको यहाँ पे डिवाइन करके इन्होंने बताया है, जिनके बारे में आगे लिखा है, विद ट्रुथ एंड पीस एंड लव शेल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। तो इन तीनों गुणों के बारे में इन्होंने बताया है कि वो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये सच्चाई के साथ, विद ट्रुथ एंड पीस यानी शांति के साथ, एंड लव यानी प्रेम के साथ, शेल एवर शाइन, वो हमेशा के लिए रोशनी फैलाएगी, हमेशा के लिए चमकेगी। यानी प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में अच्छी है और पूर्णतः डिवाइन है, वह ट्रुथ के साथ, पीस के साथ और लव के साथ हमेशा वो शाइन करेगी अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। अबाउट का यहाँ मतलब होता है सराउंडिंग एरिया, यानी आसपास। वो एक सुप्रीम जो थ्रोन है या सर्वोच्च सिंहासन जो है उसके आसपास वो चमकेगी, यानी ये गुण जो है उस भगवान के आसपास चमकेंगे। सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, ऑफ हिम में एच यहाँ पे देखिए कैपिटल दिया हुआ है, हिम का मतलब यहाँ पे गॉड से, भगवान से। तो भगवान के जो सर्वोच्च सिंहासन है उसके आसपास ये गुण चमकेंगे। और टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, तो उनकी जो केवल एक प्रसन्नता पूर्वक या जो सुख देने वाला जो दृश्य है वही एक काफ़ी होता है। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन मतलब वही एक हैं जिन जो सबको प्रसन्नता देने वाले हैं और सबको खुशी देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइन क्वालिटीज़ और के बारे में बताया गया, कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अगर जो है सद्कर्म करे, अच्छे कार्य करे और मानवता का निर्वाह करे, तो वह स्वयं जो है अमरता को अपने इन गुणों के द्वारा प्राप्त कर लेता है। अमरता इन द सेंस जो है, इटर्निटी इन द सेंस यहाँ है कि वो अपने गुणों के द्वारा वो पूरे संसार में पहचाना जाता है और उसके जाने के बाद में भी उसको याद किया जाता है, उसको भुलाया नहीं जाता है। तो इस तरह से वो इटर्निटी को प्राप्त कर लेता है, इसका यहाँ पे वर्णन है। अंतिम 4 पंक्तियाँ देखेंगे। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthly grossness quit. Attired with stars we shall forever sit, triumphing over death and chance and thee, O time. देखिए, when once our heavenly guided soul shall climb, climb का मतलब होता है यहाँ पे वैसे तो होता है climb का मतलब चढ़ना, यहाँ पे मतलब है सामंजस्य बैठाना, अनुकूलित होना। तो ये कहते हैं कि जब हमारी हेवनली गाइडेड का मतलब होता है कि भगवान द्वारा प्रेरित, और सोल का मतलब आत्मा, तब जब हमारी भगवान द्वारा प्रेरित आत्मा जो है वो सामंजस्य स्थापित कर लेगी, जब वो उच्च गुणों की ओर चढ़ जाएगी, देन ऑल दिस अर्थली ग्रोसनेस क्विट, और तब ये सारी की सारी जो ये धरती की अर्थली यानी सांसारिक ग्रोसनेस जो है, यानी जो हमारी ये संपूर्णता, इसके अंदर हमारी संलिप्तता, ये सब क्विट कर जाएगी, ये सब गायब हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी जब हम भगवान द्वारा स्वयं गाइड किए जाएंगे या हमारे अंदर जो मानवता के गुण जो हैं वो हमारे अंदर निहित हो जाएंगे,
तो ये सब जो सांसारिक तुच्छ बातें हैं ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट। और अटायर्ड विद स्टार का मतलब, अटायर्ड का मतलब होता है, अटायर्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड। तो एक विशेष पोशाक में, तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि हम जो है स्टार्स के द्वारा अटायर्ड या विशेष तरह की पोशाक में सुसज्जित होके, यानी अपने इस प्राकृतिक वातावरण में घिरे हुए होकर, वी शेल फॉर एवर सिट, और हमेशा के लिए हम जो हैं इसके अंदर बैठ जाएंगे। यहाँ बैठ जाएंगे मतलब हमेशा के लिए हम यहाँ पे निरूपित हो जाएंगे। और ट्रायम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी और टाइम, और लास्ट लाइन इसको कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ट्रायम्फिंग ओवर यानी जीतना, विजय प्राप्त करना, किस पे? ओवर डेथ, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे। एंड चांस यानी अवसर पर, मौकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एंड दी ओ टाइम, और ओ समय, समय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ओ समय, अरे समय, हम तुम्हारे ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी अगर हम ये गुण प्राप्त कर लेते हैं, ट्रुथ, पीस एंड लव, ये हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं, तो हम बाकी सभी जो चीज़ें हैं और इन सब के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। डेथ पे इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं कि डेथ सांसारिक रूप से हो सकता है कि डेथ हो जाए, लेकिन उसके जो गुण हैं वो उसके बाद में भी वो इटर्नल रहेंगे, वो अमर रहेंगे, हमेशा व्याप्त रहेंगे। चांस, अवसरों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, और समय पे, समय जो है वो उसे पराभूत नहीं कर पाता है। तो हमने देखा कि इस कविता की जो थीम है वो बुरे समय से संबंधित है, जब लोग जो है सांसारिकता में और अपने अवगुणों में खोए रहते हैं, और कवि चाहता है कि ये समय जो है तेज़ी से गुजर जाए और जल्दी से निकल जाए, और वह समय आ जाए जब लोग जो हैं वो ट्रुथ, पीस और लव जो हैं उससे इग्नाइट हो जाएं, और इन गुणों का इस संसार के अंदर प्रसार प्रचार हो जाए। और वह एक ऐसे समय की कामना करते हैं जब लोग जो हैं उनकी जो सोल है वो हेवनली गाइडेड हो, ईश्वर के निर्देशानुसार वो कार्य करें, और तभी ये संसार जो है वो ब्लिस से भर जाएगा और प्रसन्नता से भर जाएगा।